ये बात दिल्ली की है। दिल्ली में एक डॉक्टर के पास दो लड़के पहुंच जाते हैं, उनमें से एक लड़का गंभीर रूप से घायल होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, डॉक्टर साहब मेरे दोस्त का इलाज शुरू कर दीजिए, दरअसल उसके पेट में गोली लग गई है। जब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि गोली कैसे लगी है, तो वो लड़का कहता है कि साहब हम एक शादी समारोह में गए थे, वहां पर हर्ष फायरिंग हो रही थी और ना जाने कब कहीं से गोली आती है, आकर उसके पेट में लग जाती है। डॉक्टर साहब ने कई तरह के सवाल किए। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें गोली लगी थी तो वहीं इलाज क्यों नहीं कराया? उन्होंने कहा कि साहब वहां अच्छे डॉक्टर नहीं थे, इसलिए हम आपके पास आए हैं, जल्दी से इलाज शुरू कर दीजिए, नहीं तो हमारे दोस्त की स्थिति बिगड़ सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब ने जब बात सुनी, डॉक्टर साहब को कुछ थोड़ी सी शंका हो रही थी। डॉक्टर साहब ने कई सवाल किए, कई सवालों के एक जैसे जवाब आ रहे थे। इसी बीच में डॉक्टर साहब ने इलाज करना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर साहब इलाज करते करते उस लड़के से पूछ रहे थे, कई सवाल करते हैं, जैसे कई सवाल करते हैं तो उसका वो जवाब जब देता है तो फिर वही सवाल उसके दोस्त से किए जाते हैं। दोस्त ने फिर अलग तरह के जवाब दिए। डॉक्टर साहब का दिमाग जो था वो ठनक जाता है, वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए दोनों अलग अलग जो जवाब दे रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन मिलाया। फोन मिलाने के बाद कहा कि साहब मेरे क्लिनिक पर दो लड़के आए हैं, उनमें से एक को गोली लगी है, कह रहे हैं कि शादी समारोह में गए थे, वहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लग गई है, लेकिन उनकी बात में मुझे ये कुछ झोल नजर आता है। आपको आना चाहिए, इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद फिर उन लड़कों से बातचीत करती है तो उन्होंने बताया कि साहब हम उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक गुलाबटी जगह लगती है, वहां पर गए हुए थे शादी समारोह में और हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लग जाती है। पुलिस कहती है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आपको हमारे साथ उसी मैरिज होम में चलना पड़ेगा जहां पर गोली लगी थी। उन्होंने तमाम तरह के बहाने लिए, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, जब पुलिस सच को खोजने में लग जाए तो फिर तो चाहे कितना ही कोई शातिर क्यों ना हो, ये सच निकल के सामने आ ही जाता है। आखिरकार उन दोनों लड़कों को सीधा गुलाबटी लाया जाता है। वहां पर मैरिज होम में जब पूछा जाता है तो जो तारीख जो दिन बताया गया था, पता चलता है कि उस दिन तो कोई शादी थी ही नहीं। तभी पुलिस का दिमाग ठनक जाता है और पुलिस उनसे सख्ती से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दोनों ही शार्प शूटर होते हैं। उन्होंने एक कत्ल किया था और कत्ल भी ऐसा नहीं, बहुत ही भयानक रूप में किया था। इस कत्ल के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि कोई वजह बहुत बड़ी नहीं थी कत्ल की, लेकिन जब कत्ल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक रूप में होते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है गुलाबटी, और गुलाबटी थाना क्षेत्र का एक इलाका है अतरकोर मार्केट। ये गुलाबटी कस्बे के अंदर ही है। ये तारीख है 8 मई 2022 की दोपहर लगभग 2:30 के आसपास। इस अतरकोर मार्केट में एक व्यक्ति है जो कि क्लिनिक चलाता है, उस जिसका नाम शादाब है। उनके पास एक लड़का आता है। उस लड़के ने अपने कुछ बीमारी, कुछ भी परेशानी थी, वो डॉक्टर साहब को बताई। डॉक्टर साहब को बताने के बाद डॉक्टर साहब ने उसका उपचार किया, उसको दवा देकर वहां से जाने दिया। वो लड़का बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद कुछ ही मिनट के बाद दो और लड़के आते हैं और दो और लड़के आने के बाद लगातार एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 7 गोली चलती हैं, 7 गोली चलते ही फिर जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी दूसरा साथी कहता है कि भाई अभी तो और भी गोलियां चलानी हैं। दरअसल हमें जो टारगेट दिया गया है वो 31 गोली चलाने का टारगेट दिया है और हमने कुल अभी 7 गोली चलाई हैं। हालांकि ये मर चुका है, ये अलग बात है, लेकिन जो बात तय हुई थी वो तय बात तो पूरी करनी ही पड़ेगी, यानी कि 24 गोलियां और चलानी थी। अब इसके बाद फिर लगातार गोली चल रही थी। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जहां जहां तक गोलियों की आवाज पहुंच रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार डॉक्टर साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो लगातार गोली पर गोली चला रहे थे, 31 गोली जब पूरी हो जाती हैं, इसी बीच में जो गोली मारी जा रही थी, न जाने कैसे क्यों उनमें से एक शूटर के पेट में गोली लग जाती है और जैसे शूटर की गोली लगती है वो वहां से भाग जुड़ जाते हैं। जो अभी कुछ देर पहले इलाज कराने के बहाने आया था, दरअसल वो रैकी करने के लिए आया था, वो देखने के लिए आया था, वो जानने के लिए आया था कि क्या डॉक्टर अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ है या नहीं है। इसके बाद ये तीनों यहां से भाग जाते हैं, भागकर अपने दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में जाने के बाद इलाज शुरू कराते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब को कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो बात है। अब डॉक्टर साहब ने जैसे ही पुलिस को बताया, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर आने के बाद फिर यहां पर आकर संपर्क किया जाता है, मैरिज होम में पूछा जाता है, लेकिन मैरिज होम वाले कहते हैं कि उस दिन तो कोई शादी समारोह था ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। इसी बीच में दिल्ली पुलिस ने फिर बुलंदशहर की पुलिस से संपर्क किया और बुलंदशहर की पुलिस भी उन अपराधियों को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, आखिरकार किसने डॉक्टर साहब की हत्या की है, क्यों की है। ये सवाल थे, इन सवालों का पुलिस अब जवाब तलाश कर रही थी। जो शूटर पकड़े गए थे वो दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस के हवाले कर देती है, क्योंकि मामला अब ये बुलंदशहर पुलिस का था। वहां पर सिर्फ वो इलाज कराने के लिए गए थे। वो दिल्ली पुलिस तो वापस चली जाती है, लेकिन बुलंदशहर पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो जो पकड़े गए अपराधी होते हैं, शूटर होते हैं, उनमें से एक का नाम समीर होता है, जो कि बदायूं जिले का एक बहजोई जगह लगती है, वहां का रहने वाला होता है। साथ ही एक का नाम वासिद होता है, वासिद जो कि दिल्ली के उस्मानपुर का निवासी होता है। उनसे पूछा जाता है कि तुमने डॉक्टर की हत्या क्यों की, इसके पीछे की क्या वजह थी, और जब वो मर गया था पहले ही
एक 2-3 गोलियों में, तो तुमने फिर उस पर 31 गोलियां क्यों चलाई? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि डॉक्टर को 31 गोलियां लगी हुई थी। जब ये बात पूछी जाती है तो उन्होंने कहा कि साहब, हमें इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था, हमें एक टारगेट दिया गया था, हमें 9 लाख रुपए दिए गए थे और 9 लाख रुपए के बदले में ये तय कर लिया गया था कि 31 गोलियां ही मारनी है, ना कम होनी चाहिए ना ही 31 से ज्यादा होनी चाहिए। जब ये बात कही जाती है तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गोली कैसे लगी? बोले हमें कुछ नहीं पता था कि गोली का रुख कब मुड़ जाता है, कब जाकर एक शूटर के पेट में गोली लग जाती है। इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आखिरकार उनसे पूछा जाता है कि किसने ये सब काम कराया, तो नाम 2 आते हैं। एक का नाम कासिफ होता है और दूसरे का नाम सरताज होता है। जब सरताज और सरफराज और कासिफ का जब नाम सामने आता है तो इसमें कासिफ हापुड़ का निवासी होता है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्यों हत्या कराई है, इसके पीछे की क्या वजह है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है तो पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो कासिफ है उसका बहनोई है, सगा बहनोई, जिसका नाम इरफान है, और सरफराज है उसका सगा भाई है इरफान। यानी कि एक का बहनोई लगता है तो एक का वो सगा भाई लगता है, नाम जिसका इरफान है। और इरफान जो है होता है वो कुछ दिनों से वो रह तो रहा था गुलाफ्टी के अंदर ही, लेकिन वो मूल निवासी होता है हापुड़ जिले का थाना हाफिजपुर लगता है, और हाफिजपुर का गांव लगता है कुराना। कुराना का वो रहने वाला होता है। शुरुआत में उसने, क्योंकि उसको अपनी कद काठी, अपनी बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसलिए उसने गुलाफ्टी के अंदर ही अपना एक जिम खोला हुआ था। और जिम के ज़्यादा वो शायद चलता नहीं है, तो उसने उस जिम को छोड़ने के बाद उसने मेरठ और बुलंदशहर में एक हाईवे गुजर रहा है, उसमें उसी के बीच में गांव लगता है कुराना, जहां का वो रहने वाला होता है। वहीं पे एक टोल प्लाजा भी लगा हुआ है। उसने सोचा कि क्यों ना इस काम को छोड़ने के बाद, यानी कि जिम को छोड़ने के बाद, कुराना के पास ही वो अपना एक फास्ट ट्रैक का और ट्रैवल एजेंसी वो खोलना चाह रहा था, और वो उसे खोल लेता है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसका काम अच्छा चल रहा था, ज़मीनों की खरीद फरोख्त भी कर रहा था, यानी कि उसके पास पैसे का लेन देन कुछ ठीक ठाक हो रहा था। जहाँ पर उसका ये फास्ट ट्रैक की दुकान होती है, अपना एक ट्रैवल एजेंसी होती है, वहीं पास में एक ढाबा होता है और साथ ही एक चाय की दुकान होती है। चाय की दुकान पे काम करने वाला एक लड़का होता है माजिद, और ढाबे पे काम करने वाला एक लड़का होता है रागिब। रागिब और माजिद ये कुराना के ही रहने वाले होते हैं, जहाँ का ये इरफान होता है। इन तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, अच्छी उठ बैठ हो जाती है, और इनका बीच में एक दूसरे के बीच में पैसों का लेन देन भी शुरू हो जाता है। यानी कि जो इनकम होती है वो पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है, और इसमें ऐसा दावा किया जाने लगता है कि लगभग 18 लाख रुपए का लेन देन है। यानी कि जो पैसे हैं वो इरफान के पास हैं, इरफान पैसे देना नहीं चाहता है, और रागिब हो या फिर माजिद हो, वो बार बार पैसे की डिमांड करते थे। इसी बात को देखते हुए उनके अंदर कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। एक तारीख आती है 18 मार्च 2022। इस 18 मार्च 2022 को दिल्ली से वो किसी से 7 लाख रुपए लेके आया था इरफान, और उन 7 लाख रुपए उसके पास थे। लेकिन इसी दिन दोपहर से ही रागिब और माजिद दोनों जो होते हैं ये आराम से बैठ कर शराब पी रहे थे, और जिनके बीच में जब इरफान आता है तो इरफान से बैठ के बातचीत होती है, इरफान को बैठ के वे शराब वराब पीते हैं। कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ तो वो अक्सर रहते ही थे। रात होते होते जब ज़्यादा रात हो जाती है तो इसी बीच में बातचीत के दौरान वो कहते हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए। लगातार पैसे की डिमांड की जा रही थी। पुराना हिसाब किताब, जो भी हिसाब किताब था, जब उनके सामने रखा जाता है तो वो कहते हैं कि कोई पैसे का लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है। इसी बीच में इनमें इतनी कहासुनी हो जाती है कि मौका पाते ही रागिब और माजिद उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब उसकी हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इरफान तो मर चुका है, लेकिन इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। लोग पहचान लेंगे और बात पता चल जाएगी तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डाल देगी, फिर बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। अब इसी बीच में रागिब के और माजिद के दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं। यदि हम लाश के टुकड़े कर देंगे तो इसकी पहचान ही नहीं पड़ेगी, और पहचान ही नहीं हो पाएगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन मरा है, किसने मारा है, क्यों मारा है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब होगा नहीं। ये लगभग रात के 12 बजे के आसपास 18 मार्च 2022 को ये कत्ल करते हैं, और कत्ल करने के बाद रात 12 बजे से लेके और 3 बजे तक ये लगातार लाश के टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। लाश के टुकड़े कर रहे थे, टुकड़े करने के बाद फिर उसको एक पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया करते थे। इस तरह से उन्होंने 31 पॉलीथीन बनाई, और 31 पॉलीथीन बनाने के बाद उनको पैक कर देते हैं। अब ये कहाँ फेंकें, क्या करें, तभी इनके दिमाग में ख्याल आता है कि इसके एक काम करते हैं, यहीं आसपास में कोई गड्ढा खुदवाते हैं, और गड्ढा खुदवाने के बाद उसको दफना देंगे, दबा देंगे। इसी बीच में अगली दिन आता है, यानी कि अब तारीख आती है 19 मार्च 2022। 19 मार्च 2022 को ये एक संपर्क करते हैं एक जेसीबी मशीन वाले से। जेसीबी मशीन वाले से कहते हैं कि भाई हमें भी अपनी दुकान बनानी है, हमें काम करना है, हमें तुम्हारी कुछ मदद चाहिए।
जेसीबी वाला आता है, उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद फिर एक गड्ढा खुदवाया जाता है लगभग 15 फुट के आसपास। जेसीबी मशीन वाला भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इस सड़क के किनारे जो गड्ढा खुदवा रहे हैं यहाँ पर क्या काम करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। जो भी पैसे उसने मांगे थे उतने पैसे उसको दे दिए जाते हैं और ये लगभग 15 फुट का एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है। अभी जो उनके पास 31 पॉलीथीन थी उसके अंदर जो ने इरफान के टुकड़े भर के रखे हुए थे उन सभी टुकड़ों को अगली रात में उसमें दफना देते हैं, डाल देते हैं और उसके बाद उस गड्ढे को बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद कभी भी इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। लेकिन परिवार के लोग उससे लगातार इरफान को कॉल कर रहे थे, इरफान से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। वो इतने लंबे समय तक कभी गायब नहीं रहा। इरफान के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाने के बाद पूरी कहानी बताते हैं कि हमारा लड़का गायब हो चुका है, उसे हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की। पुलिस वालों ने कहा कि अगर तुम्हें किसी पर शक है तो बताओ। उन्होंने फिर 2 ही नाम लिए, एक का रागिब नाम लिया, एक का माजिद नाम लिया। पुलिस वालों ने उनसे बातचीत की, साथ ही उनकी जो सीडीआर थी, कॉल डिटेल थी, वो भी निकलवाई। सीडीआर कॉल डिटेल से पुलिस को काफी मदद मिल जाती है। दोनों एक ही सर्किल में, एक ही क्षेत्र में थे, एक ही नेटवर्क में थे और वह हालांकि वो रहते तो पहले भी थे, लेकिन जब पुलिस ने उनसे सख्ती से बातचीत करना शुरू किया है तब जाकर उन्होंने पूरे कत्ल की कहानी बता दी। उस रात उनके पास 7 लाख रुपए थे इरफान के पास। जब कत्ल हो जाता है तो 6 लाख रुपए इसमें रागिब ले जाता है और 1 लाख रुपए उसका जो दूसरा साथी होता है वो ले जाता है। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, इन आरोपियों को जेल भेजा, उस गड्ढे को खुदवाया, उस गड्ढे के अंदर से जो लाश के टुकड़े थे वो उन्हें निकलवाया जाता है। निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि लाश के लगभग 49 टुकड़े किए गए थे, लेकिन लगातार अखबारों में और सोशल मीडिया पर जो प्रकाशित हो रहा था, चल रहा था, उसमें 31 टुकड़ों की लगातार बातचीत हो रही थी। इसी बीच में जो इसके इरफान के साला होता है जिसका नाम कासिफ होता है, साथ ही इरफान का भाई होता है सरफराज, इन लोगों को ये बात पता चल जाती है कि एक शादाब नाम का व्यक्ति है जो कि रागिब का भाई है, वो रागिब को जेल से निकालने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इसी बीच में उसका जेल में आना जाना और उसकी पैरवी करना बहुत ज़्यादा जब हो रहा था, पता चल जाता है, तब इन दोनों को यानी कि कासिफ को और सरफराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये खून का बदला, खून भी हो जाएगा और इस बात का बदला जरूर लिया जाएगा। इसके लिए 3 शूटर हायर किए जाते हैं और 3 शूटरों से बातचीत की जाती है। 3 शूटर कहते हैं कि हम 9 लाख रुपए लेंगे और 9 लाख रुपए में बात तय हो जाती है। उसके बाद फिर ये तय किया जाता है कि भाई देखो, उन्होंने हमारे भाई के यानी कि इरफान के 31 टुकड़े किए हैं, तो इसलिए उसको 31 गोलियां लगनी चाहिए ताकि एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके कि जैसा तुमने किया है हम भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। जबकि उसकी जो मौत हो जाती है वो 6 या 7 गोली लगती हैं, उसमें भी वो मर जाता है। लेकिन बात जब तय हो जाती है 31 गोली मारने की, तो आखिरकार 31 गोली मार दी जाती हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। महज पैसे के लेन देन को लेकर, जो कि बहुत अच्छे खास दोस्त होते हैं, एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, और रुपए के लेन देन को लेकर इस तरह से एक भयानक रूप में कत्ल करेंगे इरफान का, उसकी लाश के छोटे छोटे लगभग 49 टुकड़े करेंगे। कोई नहीं जानता था कि इतना भयानक रूप में कत्ल करेंगे और उस कत्ल का बदला भी लिया जाएगा, तो वो भी एक भयानक रूप में लिया जाएगा ताकि दूसरे वाले लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि अगर तुमने बुरा किया है तो हम तुमसे बुरा कर सकते हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को वाकई आश्चर्य हो रहा था, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये आपको बताना है, आपको जताना है कि जब जब इस तरह के कोई अपराध होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इसका दिक्कतें, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसमें जो इरफान होता है उसकी वो शादीशुदा होता है, उसको बच्चे भी होते हैं, और उनकी बच्चों की जिंदगी कैसे आगे बढ़ रही होगी या उसकी पत्नी कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही होगी, साथ ही जो दूसरे रागिब, माजिद और उसके जो अन्य साथी होते हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि और जो शूटर हैं, इससे एक नहीं कई फैमिलियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए कोई भी अपराध करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो शायद गलत हो सकता है, भविष्य खराब हो सकता है। जाते जाते तैमूर